अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पटना साहिब के ही सांसद, हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान रविशंकर जी, और आज अनेक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित हुए आप सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम जिस भूमि पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, वो भूमि महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और अभी के नजदीकी इतिहास में जाए तो बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण बाबू, कई महानुभावों के ये भूमि जन्मभूमि भी रही, कर्मभूमि भी रही। यही भूमि से लगभग 750 साल तक पूरे देश का शासन भी चला। चेतना का प्रवाह यहीं से अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक पहुंचा। यही भूमि पर नालंदा का विश्वविद्यालय भी बना, जिस ज्ञान के मंदिर में दुनिया भर के लोग अलग अलग विधाओं का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। यही भूमि की राज्य व्यवस्था में दूर सुदूर अफगानिस्तान में विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विद्यापीठ का 4 शतक तक वित्त पोषण किया और यहीं से खगोल शास्त्र, भूमिति, गणित, आयुर्वेद, कई प्रकार की विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। आजादी के आंदोलन को भी उठाकर देखे तो चंपारण का सत्याग्रह हो या यहां इस भूमि से निकले हुए राजेंद्र बाबू, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, कई सारे योद्धाओं ने, स्वतंत्र सेना संग्राम के योद्धाओं ने, भैया हो गए, आप बैठ जाओ, यहीं रहकर खड़ा रहने वालों, नया फोटो क्या मिलेगा आपको, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहीं से निकले स्वतंत्रता सेनानियों ने एक निर्णायक मोड़ हमारे स्वतंत्र संग्राम को दिया और आजादी मिलने के बाद इंदिरा जी की सत्ता पिपासा ने आपातकाल नाम का एक गहरा जख्म जब हमारे लोकतंत्र को देने का प्रयास किया, यही भूमि से जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ी और विजय भी प्राप्त करी। तो आजादी से लेकर कई सालों तक बिहार का देश के राजनीतिक जीवन में, देश के समाज जीवन में, देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। मगर आज मैं जब आया हूं तब पुरानी थोड़ी बात याद कराने आया हूं। हम सब ने सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया वो उज्जवल इतिहास वाले बिहार को, कि बिहार चलते 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 बीमारू राज्य में गिनती हो गया। जो बिहार कभी
देश के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष दिया करता था। सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबूजी को दिए थे। जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था। वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक बीमारू राज्य के रूप में, एक पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना गया। आज भी जो लोग विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का आकलन का काम करते हैं, वो सभी एक विषय पर एकमत है कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है, और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर रह गया? कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को गवाया। ईस्वीसन पूर्वे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो बैठा। आप कल्पना करिए कैसे 15 साल होंगे। यहां कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा होगा। पूछेगा किसी घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन दिया था लालू रबड़ी की जोड़ी ने। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं देखी। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे 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 बिहार छोड़कर जाने लगे। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गया, और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का काम किया, और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने खड़े। मैं पूछना चाहता हूं, लालू एंड राहुल कंपनी को, कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है।
तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित हो चुका है। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया जाता था। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था, और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया जाता था। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तूती नहीं बोलती। धीरे 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 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा सैन पुनः लौटाने का काम किया है। और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करने के लिए। और मैं मानता हूं कि बिहार ये कर सकता है, क्योंकि यहां देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो, भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। मेहनत कश इंसान भी है, पानी भी है, फर्टाइल लैंड भी है और बुद्धिमत्ता भी है। जरूरत सुशासन की थी, और ये 20 साल जो नीतीश बाबू को मिले और 11 साल नीतीश जी और मोदी जी को मिले, इसके अंदर लालू के 15 साल के जंगल राज की सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का काम हमने किया है। मगर मित्रों, कोई एक बड़ा गड्ढा किसी ने बनाया है तो गड्ढा भरने में कहीं से मिट्टी लाकर आप डालते जाओगे और भूमि के समकक्ष बना दोगे, तो इससे मकान बन जाएगा क्या? इमारत तो नहीं बनती ना, गड्ढा भरा है। ये 20 साल में 15 साल का वो गड्ढा भरने का काम हुआ है। ये 21वें साल से 25वां साल इमारत बनाने का काम, बिहार को आगे बढ़ाने का है, विकसित बिहार बनाने का काम। ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। बिहार के मतदाताओं को मैं बताने आया हूं कि लालू जी को हटाने के बिहार के जनादेश से बड़ा जनादेश फिर एक बार लालू को रोकने का सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बिहार अब द्रुत गति से आगे बढ़ने के कृत निश्चयी हो चुका है। फिर से एक बार एक गति को कोई डिरेल न कर दे, उसकी जिम्मेदारी बिहार के विशेषकर ये बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरे सामने बैठा है, आपसे अपेक्षा आपके वोट की तो है ही। इसकी विनती करने के लिए ही मैं आया हूं, परंतु आपसे अपेक्षा है कि पूरे बिहार के जनमानस का आप लोग मार्गदर्शन करिए, जिसके लिए आप सक्षम हो। बिहार के युवाओं को, बिहार की माताओं बहनों को, बिहार की जनताओं को जनमत गढ़ने में मदद करना, ये आपकी भूमिका हो सकती है। बिहार 1.0 में नीतीश जी ने
सुशासन की नींव रखी, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा गया। इन्होंने 3 बड़ी व्यवस्थाएं बिहार 1.0 में करी। जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई, कानून और व्यवस्था की बहाली करी। उन्होंने भ्रष्टाचारी शासन से बिहार को मुक्ति दिलाया और उन्होंने 50% महिला आरक्षण भी दिया। ये बिहार 1.0 जो 20 साल के पहले 10 साल थे, इसमें काम पूरा हुआ। और बिहार 2.0 जब मोदी जी और नीतीश जी की सरकार आई, डबल इंजन सरकार आई, बिहार में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाए गए। गंगा जी पर जितने पुल बन रहे हैं, मैं नहीं मानता कि 11 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना की। बिहार आज बिजली कटौती बिहार में कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने खुद बिहार में दौरा किया है मेरी युवा अवस्था में। गांव के अंदर एक छोटा सा जनरेटर शब्द तो ठीक नहीं है, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लेकर कोई दुकान लगाकर बैठता था। छोटी मोटी चीज चार्ज करानी है तो वहां पहुंचना पड़ता था। मोबाइल आए तो सभी मोबाइल का चार्जिंग वहीं होता था। इसकी दुकानें लगती थी, व्यापार था, क्योंकि गांव में बिजली घरों में थी ही नहीं। बिहार 2.0 में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो के प्रोजेक्ट तो बने, गंगा पर अनेक पुल बने, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी हुआ, बिहटा ड्राई पोर्ट भी बना, बोध गया में IIM बना, भागलपुर में IIIT बना, दरभंगा में एम्स बना, 4 नए एयरपोर्ट बने। इसके अलावे भी हजारों किलोमीटर नए रोड बनाए गए, जिससे कई जगह पर पटना की कनेक्टिविटी घंटों में बदल दी गई और इसने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी। ये काम बिहार 2.0 में हुआ। और मित्रों, अब समय है बिहार 3.0 का। अगर आप एक बार फिर से इस जंगल राज को रोक देते हैं, तो मैं बिहार की जनता को याद कराने आया हूं, मोदी जी का वादा बताने आया हूं। हम उद्योग युक्त बिहार बनाएंगे। बिहार के अंदर रोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बड़े बड़े डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने की व्यवस्थाएं, कंपनियां, क्योंकि बिहारी युवा में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, पूरी दुनिया मानती है। भूमि शायद थोड़ी कम होगी, तो ऐसा निवेश लाना चाहिए जिसमें भूमि की जरूरत कम हो, अकल की जरूरत ज्यादा हो। अब मुझे बताइए, काम लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? लालू जी तो नहीं कर सकते, राहुल जी कर सकते हैं क्या? केवल और केवल एक काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि ये विजन, ये दृष्टि केवल नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हम बिहार को रोजगार युक्त भी बनाएंगे, उद्योग युक्त बनाने के साथ साथ रोजगार युक्त भी बनाएंगे। बिहारी युवा को स्किल से लैस कर यहीं पर उसको रोजगारी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ये नालंदा की भूमि है,
तक्षशिला यहीं से चलाया गया। बिहार में गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो सीधी रोजगारी से जुड़ी हो, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बिहार 3.0 का हमारा लक्ष्य है। एआई सक्षम बिहार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहां के अभ्यासक्रमों को और उपलब्ध सीटों की संख्या को कन्वर्ट कर युवाओं को एआई सक्षम बनाकर एआई के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाने का काम एनडीए सरकार करेगी। डाटा सेंटर बिहार में लाने का काम करेंगे और इस सब के साथ साथ हम बिहार की विरासत को भी पुनर्स्थापना करने का काम एनडीए की सरकार। मोदी जी ने नालंदा को पुनर्जीवित किया है। हम चाहते हैं यही भूमि पर फिर से एक बार हजारों सालों के बाद विश्व भर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आए और ये व्यवस्था हो सकती है, इसमें कोई अजूबा नहीं है, करने का मादा चाहिए। मित्रों, पलायन मुक्त बिहार, बाढ़ मुक्त बिहार, इस बजट में जो मोदी जी ने कोसी और नेपाल से आने वाली सभी नदियों के बाढ़ के प्रबंधन के लिए जो व्यवस्थाएं घोषित की है, ये व्यवस्था पूरी होते ही हजारों करोड़ रुपया बिहार का हर साल जो बाढ़ में तबाही में चला जाता है वो तो बचेगा ही बचेगा। बिहार के सूखे खेतों में कोसी का पानी इरिगेट होकर भी आएगा। और ये तो हमारा कमिटमेंट ही है कि लालू राबड़ी फिर से नए चेहरे के साथ, नए कपड़ों के साथ जंगल राज लाना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास करना, जंगल राज बिहार को कभी छू नहीं पाएगा। इसकी व्यवस्था एनडीए सरकार। बिहार 3.0 का मतलब है हर घर में अवसर, और बिहार का विकास पूरे पूर्वी भारत का विकास का कारण बनेगा, पूरे पूर्वांचल का विकास का कारण बनेगा और बिहार फिर से एक बार भारत का ग्रोथ इंजन बने। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, इसलिए हमें फिर से एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका जनादेश चाहिए। और मैं मानता हूं कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इन्होंने अपना निर्णय अखबारों के माध्यम से नहीं लेना चाहिए। अब बिहार में रहते हैं, जो जमीनी परिवर्तन आया है उसको देखिए, महसूस करिए, इसका आकलन करिए और अपना मत बनाइए और अपने मत के साथ काफी सारे मत जोड़ने का काम करिए। और मोदी जी ने 11 साल में परफॉर्म करा है। मनमोहन सिंह जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, हम 4थे नंबर पर लेकर आए। आज महंगाई दर अंतिम 4 दशकों का ले ले तो सबसे कम महंगाई दर भारत में आज है। विगत 5 साल से दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था एक ही है, वो भारत की। और कई सारी चीजें हमारी विरासत से जुड़ी थी, हमारी सुरक्षा से जुड़ी थी, उसको मोदी जी ने आकार दिया। अर्थव्यवस्था बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, पूरी दुनिया आज भारत का सम्मान करी। ये सब तो हुआ ही हुआ, मगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 भारत के विचार पर ही सवालिया निशान खड़ा करती थी।
2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ। कई आतंकी हमले होते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था, सब चुपचाप बैठे रहते थे। कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर स्टेटमेंट ठोक देता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। 3 बड़े हमले हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया, और ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को तबाह, उनके हेडक्वार्टर, इनके लॉन्चिंग पैड, उनके ट्रेनिंग कैंप तहस नहस कर दिए और उनको सबक सिखाया। ट्रिपल तलाक, इसको समाप्त कर मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार दिया। G20 का आयोजन, उसने हमारे देश को पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्धि दिलाई, और अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का मंदिर 550 साल के बाद बनाने का काम। और आप एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, पुनौरा धाम में सीता मैया का भी भव्य मंदिर बन ही जाए। आप पूरे 11 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए एनडीए सरकार का। हर क्षेत्र में देश का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में देश को सम्मान मिला है, हर क्षेत्र में देश दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है। और हम चाहते हैं कि बिहार में भी इस प्रकार का नेतृत्व खड़ा हो, और बिहार देश का नेतृत्व करे। बिहार देश की शिक्षा नीति का नेतृत्व कर सकता है। एआई क्रांति का नेतृत्व बिहार कर सकता है। फिर से एक बार पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का नेतृत्व बिहार कर सकता है। एक क्षमताएं फूट फूट कर पड़ी है, संभावनाएं भी फूट फूट पर पड़ी है। इसका दोहन करने वाली सरकार चाहिए। और समय आ गया, गड्ढा भर चुका है। अब गड्ढे पर जो समतल भूमि बना दिया गया है, इस पर एक बहुमंजिला आधुनिक इमारत बनाने की जरूरत है। और इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और 11 साल में देश भर में 25 करोड़ गरीबों को मोदी जी एक प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर लाए। सबके बैंक अकाउंट खुले। बिहार के हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज आज मोदी जी मुफ्त करा रहे हैं। बिहार के हर घर में नल से जल पहुंचा है, बिजली पहुंची है। हर किसान को पीएम किसान सम्मान मिला है। हर घर में, हर झोंपड़ी में शौचालय बना दिया गया है। हर झोंपड़ी में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। और हजारों लोगों को आवास मिला है। और 1 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में मिला। ये सशक्त बिहार बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान है और परिणाम आए हैं। आप हम पर भरोसा कर सकते हो। नीतीश बाबू के 20 साल में बिहार की जीएसडीपी 15 गुना बढ़ी है। अब 11 लाख करोड़ जीएसडीपी बन गई है। ये बहुत बड़ी नींव है जिस पर अच्छा काम हो सकता है। बजट 13 गुना बढ़ा है 20 साल में। इतने वीक नींव पर, निर्बल नींव पर 13 गुना बजट बढ़ाकर आगे ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षकों की संख्या 2 लाख थी, आज 6 लाख हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज 38 हो गए, पहले 2 थे। शिक्षा बजट 18 गुना बढ़ाकर 78,000 करोड़ हुआ है। इंजीनियरिंग सीटें 31 गुना बढ़कर 14,500 हुई है। और
इथेनॉल नीति भी बिहार में बनी है और लालू जी के 15 साल में टोटल 45, मैं नेगेटिव नहीं गिनता हूं, जो चले गए इसकी बात नहीं कर, सिर्फ 45,000 करोड़ का निवेश लाने का प्रयास किया था, आया सिर्फ 11,000 करोड़ का। और अभी एक ही उसमें 2024 में एक ही प्रयास में 1,80,000 करोड़ का निवेश बिहार में आ रहा है। ये बता रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। हमें जरूरत है आपके एक और आशीर्वाद की। और एक और हम ये सब गिना रहे हैं, जीएसडीपी इतनी बड़ी बजट, इतना बड़ा शिक्षा का बजट, इतना बड़ा कॉलेज, इतने बड़े इंजीनियरिंग सीटें, इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज, वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो। क्या अभियान लेकर निकली? जरा तो शर्म करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं और बिहार मान जाएगा? हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं, केवल बिहार नहीं पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल के, और सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसीजर प्रदूषित करने की सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं की रोजगारी भी छीन ले, हमारे गरीब का अनाज उनके घर में जा रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को और पंगु बना रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और पंगु बना रहे हैं। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकालिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है? क्या लेकर यात्रा निकाले? अरे भले आदमी, बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते चुनाव के वक्त। घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकलो, और वो बिहार का कल्याण करेगा क्या? भाइयों बहनों, हमने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है, और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आई, मुझे लगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो होगा, फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। भैया आप लोग तो सोचने वाले लोग हो। 2,80,00,000 घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2,60,00,000। 2,60,00,000 लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। सी और डी ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। क्या वादा कर रहे हो? क्या समझ रहे हो देश बिहार के युवाओं को? ऐसे बरगला पाओगे क्या? सब लोगों के दिमाग है, आपका प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूं, मगर बिहार के युवा के पास तो दिमाग है। कैसे लोगे नौकरी? कहां से दोगे? कहां से तनख्वाह करोगे? एक तो बजट को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में ना बिजली दे सकते हो, ना रोड बना सकते हो, ना स्कूल में शिक्षक की तनख्वाह का पूरा बजट ही उसी में चला। और कहां से दोगे नौकरी? नौकरी में क्या कराओगे उनसे? भाई आपके पिताजी का जमाना गया, कुछ भी बोलोगे तो लोग सुन लेंगे। वो क्या कहते थे? तेल पिलावन, लाठी चलावन, बुश डरावन। ये जमाना चला गया। अभी ये तो नया बिहार है,
मेरे सामने युवा बैठा है, उनकी प्रतिभा को मैं जानता हूं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता मेरे बिहार के युवा। और इस 20 साल में मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, फर्टिलाइजर से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, बीज से लेकर बीमा तक, किसान सम्मान से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक, हर जगह हमने परिवर्तन किया है। और इसका परिणाम देखिए, लीची, मशरूम और मखाना में बिहार पूरे देश में 1 नंबर पर है। मक्के का दूसरा नंबर है हमारा और पहला होने के कगार पर है। आलू और आम में तीसरे नंबर पर है। मसूर दाल और शहद में चौथे नंबर पर है। मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है। ये सब जगह पे जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने उसके पहले बिहार सबसे नजदीक था तो 18वें नंबर पर था। 1 से 5 में कहीं स्थान ही नहीं था। ये जो एक प्रकार से अच्छी शुरुआत हुई, इसकी गति बढ़ाने का ये चुनाव है। और मित्रों, मैं आज आप सभी को एक शार्प क्वेश्चन पूछने आया हूं। कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो, वो परिवारवाद से चलते हैं। बिहार के किसी भी युवा में कितनी क्षमता है उसका कोई लेन देन नहीं है। उसको राजद का अध्यक्ष लालू जी के बाद उनका बेटा और उनके बाद तेजस्वी जी का बेटा बनने वाला है, पूरा बिहार जानता है। वहां पर भी है इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। भारत के युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ये परिवार देश की राजनीति बदल सकते हैं? क्या ये परिवार देश की राजनीति में से भ्रष्टाचार निकाल सकते हैं? क्या ये परिवार जो चंद परिवार जाति के आधार पर बनाकर बैठे हैं वो देश को 1 नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? हमने तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लाना चाहिए। जो परफॉर्म करेगा वो पॉलिटिक्स में चुन कर आएगा, जिसमें मादा होगा वो शासन करेगा। कब तक चलाएंगे परिवार की पार्टियों को? समय आ गया है अब देश के युवा निर्णय करे कि शासन वही करेगा जो प्रतिभाओं को मौका देगा। शासन वही करेगा जो टैलेंट को मानेगा। और ये पार्टियों में टैलेंट की कोई जगह नहीं है भैया। और तेजस्वी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो मुझे टैलेंट के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जंगल राज फिर से नहीं आना चाहिए, नक्सलवाद फिर से नहीं आना चाहिए, चारा घोटाले जैसे कई घोटाले फिर से नहीं होने चाहिए। और एक जो नींव पड़ी है 20 साल, उस पर मजबूत विकसित बिहार जो हर क्षेत्र में देश और दुनिया में कंट्रीब्यूट करने वाला हो, इस प्रकार के बिहार की रचना करनी चाहिए। इसी के लिए चुनाव है। और मेरी बात मानकर चलना, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं, एक केवल और केवल भाजपा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ही कर सकते हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ही। और इसलिए आज हम सब आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप लोग अपना मत तो एनडीए को दीजिए ही दीजिए, मगर चुनाव की शुरुआत हो रही है। अभी तो आज पर्चे डालने का पहले चरण में अंतिम दिन था। जहां पर भी कर सकते हैं जनमत को बनाने का भी प्रयास करिए और बिहार को जंगल राज से मुक्त करिए और मोदी जी को, नीतीश जी को बिहार का विकास करने का मौका दीजिए। यही मेरी करबद्ध अभ्यर्थना है। वंदे मातरम।